ओके, तो हमने क्या पढ़ा बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनली है, ऑर्गेनली इज क्लोरोप्लास्ट, और कौन सी पिगमेंट है, तो पिगमेंट इज क्लोरोफिल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। ये आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में सेल ऑर्गेनली वाले चैप्टर में भी काम आएगा और यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, प्लीज मेक श्योर कि जब आप ये पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए आप साथ साथ क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं पे लिख लें, सो दैट जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज किचन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? किचन ऑफ द सेल। राइट। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है, इसको किचन ऑफ द सेल बोलने के साथ साथ ये क्या सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है? सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। आपको किसी भी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सी सेल ऑर्गेनलीज ऐसी हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन है और डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का है। ठीक है, तीन ऑर्गेनलीज हैं जिनकी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। चलो, ये तीनों क्या है बेटा? All the three are double membrane structure. They all are double membrane structure. Right? एक membrane, एक layer ये, दूसरी layer ये. So it is a double membrane structure. अगर आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन अब मैं पूछूं तो दूसरा क्या होगा वो क्वेश्चन, जल्दी बताओ मुझे। मैंने आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ाते हुए आई हैव गिवन यू क्वेश्चन अबाउट इट। इट वाज कि कौन से ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जिनका अपना कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, दे कीप चेंजिंग देयर शेप। आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताओगे कि कौन कौन से दो ऐसे सेल्स हैं जिनके पास कैपेसिटी है दैट दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप। उन सेल्स का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है। दो सेल्स हैं ऐसे, एक सेल ऐसा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अ हिंट फॉर यू पीपल, राइट। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड द सेकंड वन इज हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब इससे ज्यादा हिंट आपको नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा अगर नहीं पता लगा तो पिटाई होगी। ठीक, चलो, सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, किचन ऑफ द सेल हम इसको बोलते हैं। नाउ विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब आपको सबसे पहले डोंट लुक एट अदर पार्ट, सिर्फ इतने रीजन पे फोकस करो। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है स्टैक बना हुआ, ऐसा लग रहा है सिक्के, कॉइन्स 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 होते हैं। अगर हम कॉइन के ऊपर कॉइन 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 ऐसा पूरा स्टैक बना दे तो एक जो सिंगल कॉइन होगा उस सिंगल कॉइन को हमने बोला बेटा थाइलाकॉइड। क्या बोला? थाइलाकॉइड। इस पूरे स्टैक में से जो सिंगल कॉइन प्रेजेंट है वी कॉल इट एज थाइलाकॉइड। क्लियर है बेटा? उसको हमने क्या बोला? थाइलाकॉइड। अब ये कॉइन के ऊपर जो कॉइन अरेंज है, जो 6-7 कॉइन्स अगर हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिए, थाइलाकॉइड से ऊपर नीचे अरेंज कर दिए, सो वी कॉल इट एज ग्रैनम, द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। स्टैक का मतलब होता है किसी चीज का बंडल बना देना, किसी चीज का ऊपर अरेंज कर देना, ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। आपकी टेबल पे बुक्स रखी होंगी ना, स्टैक बना होगा बुक्स का, है ना? तो दैट इज स्टैक। एक हिस्ट्री की बुक होगी, कोई ज्योग्राफी की होगी, कोई बायो की होगी, कोई मैथ्स एंड रीजनिंग एंड जीके एंड एवरीथिंग विल बी देयर ऑन द टेबल। एंड एक के ऊपर जो एक आपने बुक्स अरेंज किए, अगर हम सिंगल बुक की बात करें तो इट विल बी नोन एज थाइलाकॉइड। वहां पे एक तरीके का फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा जो अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, इसी क्लास में भी। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने बहुत सारी बुक्स को पाइल अप करके साइड में रख दिया, ठीक है, पढ़ाई नहीं की, तो उस केस में जब सारी बुक्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं तो वी कॉल इट एज ग्रैनम। ग्रैनम क्या हुआ? जब थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं, राइट। ओके, सो ओके, सो एज फार एज नाउ हमने क्या पढ़ा बेटा? इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड को अरेंज किसमें किया बेटा? ग्रैनम में, प्लीज याद रखना। ठीक है, उसके बाद है थाइलाकॉइड का ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब क्या है? कॉइन पढ़ा हमने। फॉर एग्जाम्पल कॉइन की थिकनेस इतनी है, ठीक है, ये पूरा कॉइन है,
सो इसके अंदर जो ये कैविटी है, इसके अंदर जो स्पेस है, दैट इज नोन एज ल्यूमेन। आपको दिख रहा है ये रेड वाला पार्ट, ठीक है, जो ये रेड पार्ट है जिससे सारे ग्रैनम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दैट इज नोन एज थाइलाकॉइड ल्यूमेन। क्या बोला बेटा? थाइलाकॉइड ल्यूमेन। थाइलाकॉइड ल्यूमेन क्यों बोला? क्योंकि थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, कॉइन्स ही तो एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, कॉइन्स ने अरेंज करके क्या बनाया? ग्रैनम। उस एक कॉइन के अंदर का जो खाली एरिया है, वी कॉल इट एज थाइलाकॉइड ल्यूमेन। क्या बोला? ल्यूमेन। ल्यूमेन इज वैकेंट स्पेस एक्चुअली। अब इन ग्रैनम के बीच में जो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है, एक्वस मीडियम प्रेजेंट होता है, और फोटोसिंथेटिक रिएक्शन यहाँ भी होती हैं, कन्वर्जन यहाँ भी होता है। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, विल स्टडी टुडे। ओके एंड ठीक, तो दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। अब वो एक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पाइप, एक वायर है, सॉरी वायर है, ठीक है, ऐसा एक कनेक्शन है, दो ग्रैनम को कनेक्ट करने के लिए दो पड़ोसियों के घर में अगर एक बीच में गेट बना दिया है, कनेक्शन बना दिया है जाए आने जाने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो? वही कनेक्शन को हमने क्या बोलेंगे? हम उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, जो यहाँ पे लेबल्ड नहीं है। ये है स्ट्रोमा लैमेले, मतलब जिसने दो ग्रैनम्स को कनेक्ट किया है। सो इनर लेयर, आउटर लेयर, सिंगल जो कॉइन का स्ट्रक्चर था, वी कॉल इट एज थाइलाकॉइड। जब एक के ऊपर एक बहुत सारे थाइलाकॉइड्स अरेंज्ड हैं, जस्ट लाइक योर बुक्स, तो उसको हमने क्या बोला बेटा? ग्रैनम बोला, ठीक है। अब ग्रैनम के एक सिंगल थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस है, हमने उसको क्या बोला? थाइलाकॉइड ल्यूमेन बोला। और सारे स्ट्रोमा क्या है? वो स्पेस जहां पर ये सारे ग्रैनम अरेंज्ड हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? समझ में आ गई बात? तो ये था आपके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक, ओके। ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। क्रॉस सेक्शन क्यों दिखाया? क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन का मतलब है अपने लीफ को डायसेक्ट किया, डायसेक्ट करने के बाद एक लेयर में, एक विजन में जो आपको सारे सीक्वेंस में जो अरेंजमेंट दिखाई दिया सेल का, दैट इज क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लीव्स की बात की, क्रॉस सेक्शन किया, लीव्स का डायग्राम बनाया, सी आउटर लेयर दिख रही है, फिर सेल्स हैं, ग्रीन कलर के सेल्स, डॉटेड सेल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। इनको हम बोलते हैं बेटा मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। इन्हीं सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दिख रहा है स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? पिगमेंट है। कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। यही क्लोरोफिल क्या है? देखो, एब्जॉर्ब करेगी किसको? सनलाइट को एंड CO2 को। सनलाइट को, CO2 को एब्जॉर्ब किया, थाइलाकॉइड ने क्या बनाया? एनर्जी एंड शुगर। शुगर बोले तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज की क्या है? केमिकल फॉर्म है किसका? खाने का, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। चले आगे, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, पर फोटोसिंथेसिस होगा कैसे, ये भी तो पढ़ना जरूरी है कि नहीं? चलो, अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो उसके बहुत सारे फेजेस हैं। एक हमें ये पढ़ना है कि कितने स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एक हमें ये पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस का कुछ पार्ट होता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ प्लांट्स में वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, कुछ प्लांट्स में वो लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। देखो, क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ आपको एक स्ट्रक्चर और भी चाहिए होता है जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज स्टोमाटा। क्या बोलते हैं उसको? स्टोमाटा। वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है बेटा? आप किसी क्वेश्चन में पूछ ले स्टोमाटा क्या है, तो स्टोमाटा आर पोर्स। पोर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? पोर्स ऑन द लीफ। समझ में आ रही है बात? लीफ के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है बेटा? जिनका मेन काम होता है गैसियस एक्सचेंज का। क्या काम है? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज किसके किसके बीच में? लीफ के बीच में, बिटवीन लीफ एंड एनवायरमेंट, राइट। समझ में आ रही है बात? लीफ और एनवायरमेंट के बीच में जितना भी गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसेस कौन कौन सी बेटा? CO2 भी है और ऑक्सीजन भी, और उसके अलावा भी गैसेस हैं, जिसकी मेजरली विल टॉक अबाउट CO2 एंड O2। तो गैसियस एक्सचेंज का काम कौन कर रहा है? स्टोमाटा कर रहा है। उसके अलावा एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन।
ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है प्लांट के किसी भी एक्सपोज्ड सरफेस से, प्लांट के किसी भी एक्सपोज्ड सरफेस से, फॉर एग्जांपल लीफ का सरफेस है, वहां से वाटर का इवेपोरेट होना, वाटर लॉस, ठीक है, इट इज बेसिकली अ वाटर लॉस in the form of water vapors, right? जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी का लॉस होता है प्लांट्स की किसी भी एक्सपोज सरफेस से, सो वी कॉल इट एज ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। आपको बेटा ये बात याद रखना है, अगर उसने क्वेश्चन में ट्रांसपिरेशन की बात की है तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी लॉस होगा। अब आप ये बोलोगे कि वाटर वेपर्स की पानी तो भाप बन के उड़ता है और किसी तरीके से बाहर निकलता ही नहीं है। नहीं, आप जब ओस की बूंदें आती हैं, ड्यू ड्रॉप्स आर प्रेजेंट ऑन द लीफ पॉइंट्स, लीफ के मार्जिन्स पे छोटी छोटी पानी की बूंदें नजर आती है, थोड़ी थोड़ी ठंड आएगी तब ओस नजर आएगी। उस प्रोसेस को, वो भी वाटर लॉस का प्रोसेस है, बट उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? गटेशन। गटेशन। प्लीज मेक श्योर आप ये वर्ड्स याद करें। ट्रांसपिरेशन का मतलब है वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, बट व्हेन विल टॉक अबाउट गटेशन इट विल बी अ वाटर लॉस in the form of water droplets। किस फॉर्म में बेटा? वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदों की फॉर्म में। लीफ का साइड का एरिया है, लीफ मार्जिन का मतलब क्या है? अगर मैंने लीफ ड्रॉ की तो ये एरिया जो बाउंड्री है दिस इज मार्जिन, इस मार्जिन पे अगर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगी तो वो कौन से प्रोसेस से वाटर लॉस होगा बेटा? वो गटेशन से होगा। क्या बोलेंगे उसको? गटेशन। तो आपको ट्रांसपिरेशन और गटेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रांसपिरेशन और गटेशन में डिफरेंस क्या बेटा? दोनों में डिफरेंस ये है, ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, जो गटेशन के टाइम पे वाटर लॉस हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। वो किसकी फॉर्म में हो रहा है बेटा? वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ठीक है, अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कितने स्टेप्स में होगा? मैंने आपको बताया 2 फेजेस है। एक फेज ऐसा है जो लाइट डिपेंडेंट है, जो कि नॉर्मल प्लांट्स कर रहे हैं, जो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, दैट इज लाइट डिपेंडेंट फेज। बट अगर हम बात करें, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, वो दिन के टाइम पे लाइट बहुत ज़्यादा है, जब लाइट बहुत ज़्यादा है तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं। जिस टाइम पर लाइट बहुत ज़्यादा है, क्लोरोफिल के पिगमेंट के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है, तो उस टाइम पे प्लांट क्या करता है? उस टाइम पे प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर रहा है, वो अपने स्टोमेटा के पोर्स को क्लोज रखा है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा? ये होता है स्पेशली डेजर्ट प्लांट्स में। डेजर्ट प्लांट्स में धूप बहुत ज़्यादा है, डेजर्ट एरियाज में क्या है? धूप बहुत ज़्यादा है, विंड नहीं है, ड्राई एयर ब्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे सेल ऑर्गेनीज के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो उस केस में प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। रात के टाइम पे एक्चुअली क्या करता है? वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है, जो हम पढ़ेंगे। ठीक, सो जो फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है, या स्टेम्स में अगर हम बात करें, 2 फेजेस में होता है। द फर्स्ट फेज इज नोन एज लाइट डिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज का मतलब क्या है? लाइट डिपेंडेंट फेज का मतलब है जो स्पेसिफिकली दिन में हो रहा है। ठीक है, लोकेशन क्या है बेटा? लोकेशन याद रखना कि लाइट डिपेंडेंट फेज की लोकेशन क्या होती है? दैट इज थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। वो थाइलाकॉइड का ल्यूमेन लिख लेगा तब भी आंसर गलत है। थाइलाकॉइड अभी अभी हमने क्या पढ़ा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कॉइन्स अरेंज है, उन कॉइन्स में से एक कॉइन को, सिंगल कॉइन को हमने क्या बोला है बेटा? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है, प्लीज रिमेंबर, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में इंटरनल स्पेस में नहीं हो रहा है, वो मेम्ब्रेन पे हो रहा है। ठीक है, सो स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो सबसे पहला काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसका काम क्या है बेटा? उसका काम है एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। अब सनलाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल पिगमेंट तो उससे होगा क्या? उससे एक चेन होती है जिसको हम जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस चेन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने का मतलब क्या? टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, आप उछलने लगे, आप खुश हो गए कि चलो बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही एनर्जी मिलेगी, जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे,
इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके लो लेवल से हाई एनर्जी पे चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही उनका एक्साइटमेंट होगा वैसे ही एटीपी का फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे वो, ठीक है। द एनर्जी फ्रॉम दीज इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर, पानी को स्प्लिट करने में हेल्प किया। पानी को स्प्लिट करने की जरूरत क्यों है, वाटर को स्प्लिट करने की जरूरत क्यों है? पहली बात तो ये, एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? पानी का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स लाइट की प्रेजेंस में पानी का ब्रेक डाउन होना। पानी का ब्रेक डाउन, जब ये ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा तो क्या बनाएगा? या तो हाइड्रोजन आयंस बनाएगा, या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। और हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस का मेन काम क्या है, ये प्रोसेस हो क्यों रहा है? ताकि रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट में हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अब जो वाटर रॉ मटेरियल में हमने यूज किया था, इट विल बी ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? फोटोलिसिस। और उसी से ऑक्सीजन क्या होगी? रिलीज। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज की, वो ऑक्सीजन कहाँ से आई? तो वो ऑक्सीजन पानी के टूटने से आई। पानी कहाँ से आया? CO2 के साथ साथ पानी भी एब्जॉर्ब हुआ था प्लांट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया था ना। प्लांट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया, जब रेस्पिरेशन हुआ था तभी वाटर रिलीज हुआ था। तो उस पानी को भी यूटिलाइज करेगा और तोड़कर क्या बनाया बेटा? इलेक्ट्रॉन्स भी बनाएगा, प्रोटॉन्स भी बनाएगा और ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, राइट। ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क यू इन एनी क्वेश्चन, प्लांट्स ने ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज किया? प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज किया पानी से। पानी के टूटने से ऑक्सीजन रिलीज हुआ। उसके साथ साथ और कुछ भी बना क्या? तो हाँ जी बिल्कुल बना। क्या बना? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बने। यही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होके चेन चलाएंगे, जिसको हम ETC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे उसके बारे में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। यही प्रोटॉन्स जो H पॉजिटिव है, ये क्या करेंगे बेटा? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे जो कि ATP बनाने में हेल्प करेगा। ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्लांट्स और यूटिलाइज करेंगे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड कब हुआ? जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करेगा, देखो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ट्रेवल करेगा, उसका फायदा क्या होगा? इट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म याद रखेंगे। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसा है? एनर्जी का मॉलिक्यूल है। कहाँ से बना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से है? पानी के ब्रेकडाउन से। पानी कैसे ब्रेकडाउन हुआ? फोटोलिसिस से, लाइट की प्रेजेंस में, राइट। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट। उसके साथ साथ ATP के साथ साथ अब तक तो हमने बात की थी कि जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब इसी ATP के साथ साथ एक दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो रहा है, दैट इज NADPH। क्या बोलते हैं? NADPH, ओके। सो NADPH की फुल फॉर्म बेटा आपको पता होनी चाहिए। NADPH की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, जो कि क्या है? एनर्जी के कैरियर्स हैं। एनर्जी के कैरियर्स का मतलब क्या है? एनर्जी कैरी करते हैं अपने साथ, इनके अंदर एनर्जी है, राइट। सो इफ आंसर, now the answer will be changed for you if somebody is going to ask you कि एनर्जी का कौन कौन सा फॉर्म प्रेजेंट। so along with the ATP form, energy is also present in the form of NADPH। और NADPH की फुल फॉर्म फटाफट से लर्न करके हम सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, राइट। चलो क्लियर यहाँ तक बेटा। उसके बाद एक और प्रोसेस हो रहा है जिसको हमने बोला फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोला बेटा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? फोटो इज लाइट, एवरीबॉडी इज नाउ अवेयर अबाउट इट। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को ऐड करना। किसको ऐड करना बेटा? हम लिखते हैं PI। PI इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है? जब हम लाइट की प्रेजेंस में
ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP. ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ADP का मतलब क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. डाइफॉस्फेट का मतलब क्या है? जब एडेनिन के साथ दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं तो वी कॉल इट एज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. क्या बोलेंगे? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. और इसी के साथ जब हमने एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड किया तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्या बोला बेटा इसको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP. ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होने के बाद जो ATP का फॉर्मेशन हुआ लाइट की प्रेजेंस में, उसको हमने क्या बोला? फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट? सो वो एनर्जी लाइट कहाँ से आई? देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और फोटोलिसिस. अभी मैंने आपको बताया फोटोलाइसिस क्या है. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? लाइट की प्रेजेंस में पानी का ब्रेकडाउन होना और वहीं से एनर्जी भी आई. किसके लिए? फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए. फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ऐड होना. किसमें ऐड होना? ADP में ऐड होना. व्हाट इज ADP? एनर्जी की एक और लोअर फॉर्म है, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जहां पे फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट? चलो, सो वी डिस्कस्ड एज फार एज नाउ वी डिस्कस्ड कि लाइट डिपेंडेंट फेज क्या था, लाइट की प्रेजेंस में कैसे कन्वर्जन हो रहा था. अर्लियर इन द स्टार्टिंग आई डिस्कस्ड कि कुछ डेजर्ट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें दिन के टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा है, वो अपने क्लोरोफिल को की अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं दिन के टाइम पे. क्यों अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं? ताकि डायरेक्ट धूप ना लगे, उन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो, क्योंकि डायरेक्ट हीट बहुत ज़्यादा आएगी, ड्राई विंड्स बहुत ज़्यादा होंगी तो प्रेशर से रप्चर हो सकता है सेल ऑर्गेनली. ठीक है, ओके. तो डेजर्ट प्लांट्स में जो लाइट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस हुआ, रिएक्शन हुआ, वी कॉल इट एज केल्विन साइकिल. सो वी हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट इज केल्विन साइकिल किसमें होती है? तो केल्विन साइकिल डेजर्ट प्लांट्स में होती है. किसमें होती है बेटा? डेजर्ट प्लांट में. लाइट डिपेंडेंट है कि लाइट इंडिपेंडेंट है? तो दिस इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज. तो रात के टाइम पे भी ये प्रोसेस हो सकता है. समझ में आ रही है बात? होगा कहाँ पर? स्ट्रोमा में. स्ट्रोमा क्या था? स्पेस था. कौन सा स्पेस? वो स्पेस जहाँ पे सारे ग्रैनम्स अटैच अरेंज्ड थे. क्लोरोप्लास्ट के अंदर का वो स्पेस जहाँ पे सारे ग्रैनम, सारे थाइलाकॉइड के स्टैक्स अरेंज्ड थे, उसको हमने क्या बोला बेटा? क्या बोला? स्ट्रोमा बोला. ठीक है. लाइट डिपेंडेंट फेज जो हो रहा था वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रहा था. थाइलाकॉइड कंप्लीट में नहीं हो रहा, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में नहीं हो रहा था. इट वाज अकरिंग इन द मेम्ब्रेन. एक आउटर जो लेयर है, जो घर की दीवार है, जो थाइलाकॉइड की लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसमें हो रहा है. ठीक है, ये हो रहा है स्ट्रोमा में, स्पेस में. सो इट इज लाइट इंडिपेंडेंट. केल्विन साइकिल भी बोलते हैं. हो कहाँ पे रहा है? डेजर्ट प्लांट में स्पेसिफिकली, राइट? सो इसमें क्या अलग हो रहा है ये देखो. इसमें एक अलग एंजाइम यूज हो रही है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलो. सो दिस प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्यों बोला है? पहले मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस को हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन क्यों बोले? फिक्सेशन का मतलब होता है किसी चीज को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिस फॉर्म को हम यूटिलाइज कर सके, जो हमारे लिए यूजफुल हो. समझ में आ रही है बात? फिक्सेशन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिस फॉर्म को हम यूटिलाइज कर सके. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी. कार्बन डाइऑक्साइड का हमें डायरेक्टली कोई यूटिलाइजेशन है नहीं, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज इज व्हाट? ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट, राइट? So this carbon dioxide is fixed by converting it into a useful molecule, that is glucose or carbohydrate, right? जो कि कहाँ पे होता है? एक एंजाइम की हेल्प से होता है. उस एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को. कौन सी एंजाइम है? रुबिस्को. रुबिस्को की फुल फॉर्म राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. अब मुझे ये बताओ, ये आधे वर्ड्स कैपिटल में आधे स्मॉल में, ये क्यों लिखा है मैंने? ये इसलिए लिखा है कि ये दो एंजाइम्स के फर्स्ट लेटर हैं. ऑक्सीजनेज दिख रहा है? ऑक्सीजनेज मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एंजाइम काम करेगा, दैट इज ऑक्सीजनेज. कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में काम करेगा तो कार्बोक्सिलेज. बाइफॉस्फेट. क्यों बाइफॉस्फेट? क्योंकि दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. राइबोलोज एंजाइम. समझ में आ रही है बात?
रुबिस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। रुबिस्को कहाँ पे इन्वॉल्व है? केल्विन साइकिल में इन्वॉल्व है। केल्विन साइकिल कहाँ पर हो रही है? डेजर्ट प्लांट में हो रही है। लाइट डिपेंडेंट है कि लाइट इंडिपेंडेंट है? सो इट इज लाइट इंडिपेंडेंट। लोकेशन क्या है क्लोरोप्लास्ट में? स्ट्रोमा। लाइट डिपेंडेंट फेज वाली साइकिल कहाँ पे चल रही है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। रुबिस्को किसमें हेल्प कर रही है? केल्विन साइकिल में। राइट, क्वेश्चंस पता लगे आपको? ओके सो उसके अलावा क्या हो रहा है? एटीपी एंड एनएडीपीएच जो कि लाइट डिपेंडेंट फेज में भी प्रोड्यूस हो रहा था, एटीपी एंड एनएडीपीएच आर प्रोड्यूस इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आर यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। यानी लाइट डिपेंडेंट फेज में जो एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हुआ था, उसी एटीपी और एनएडीपीएच को कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में यूज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन मतलब CO2 का कन्वर्ट होना किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। राइट, क्लियर है बेटा? दिस साइकिल इन्वॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, उसका रिडक्शन होगा, रिड्यूस होना। रिड्यूस होने का मतलब क्यों बोला रिड्यूस होना? CO2 का फिक्स होना क्यों बोला? क्योंकि CO2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ग्लूकोज में। पहला पॉइंट क्लियर है। फिक्सेशन का मतलब क्या है? CO2 इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इसलिए इसको फिक्स होना बोला है। ठीक है, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। यहाँ पे तो सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन था, अब इसको हाइड्रोजन भी ऐड करके मिला है। एंड एडिशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जस्टिफाइड की ये रिडक्शन रिएक्शन क्यों है? रिडक्शन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि गेन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हुआ है। क्या हुआ है बेटा? गेन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, समझ में आई है? और रीजेनरेशन ऑफ RuBP, रुबिस्को जो एंजाइम था उसी से RuBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन भी होगा, रीजेनरेशन वापस से बनेगा। ठीक है, RuBP क्या है? वो मॉलिक्यूल है जिससे साइकिल जो है कंटिन्यू रहेगी। अ मॉलिक्यूल दैट अलाउज द साइकिल टू कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि RuBP से रुबिस्को एंजाइम बनेगा। रुबिस्को एंजाइम बनेगा तो केल्विन साइकिल चलेगी। केल्विन साइकिल चलेगी, क्यों चलेगी? क्योंकि कार्बन का फिक्सेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, रीजेनरेशन भी होगा। आर वी क्लियर टिल नाउ? क्लियर है भाई? ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स। अच्छा, एक और बात है, किसी को लग रहा होगा कि स्पीड बहुत ज्यादा है, किसी को लग रहा होगा स्पीड बहुत ज्यादा कम है, या जैसे भी, प्लीज अरेंज इट अकॉर्डिंगली। आप 1.5 2.5 या स्लो करके जैसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं इस प्रोसेस को बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। रात के टाइम पे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, ये तो डेजर्ट प्लांट की बात हो रही है, हम नॉर्मल प्लांट्स की बात करते हैं। नॉर्मल प्लांट्स में क्या होगा? रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रही थी, जब फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो CO2 को यूज कर लिया जा रहा था। अब आप लोगों को ये बोला जाता है कि पौधों के, प्लांट्स के नीचे नहीं सोना है रात के टाइम पे। क्यों नहीं सोना? भूत आते हैं? हाँ, ओके। दिन के टाइम पे कोई भूत नहीं आता है रात को प्लांट्स के नीचे। दिन के टाइम पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ था तो CO2 को यूज किया था। रात के टाइम पे प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन, एंड वी नो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में CO2 रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? CO2 रिलीज हो रहा है। हम भी रेस्पिरेशन जब करेंगे, हम जब ब्रीद आउट करेंगे तो CO2 रिलीज करेंगे। एनवायरमेंट में CO2 का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारे ब्लड की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा CO2 के साथ है, और जब हमारी बॉडी को CO2 ज्यादा मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड की बाइंडिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी CO2 के साथ ज्यादा है, हमारी सराउंडिंग में CO2 ही ज्यादा प्रेजेंट है, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। कोई भूत हमारे सांस नहीं रोक रहा है, समझ में आ रही है बात? वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि सराउंडिंग में CO2 का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमें ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है। राइट, सो वापस आओ। डेजर्ट प्लांट्स में रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है। वो रात के टाइम पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हमने बोला मैलिक एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब है रात को, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का बेसिकली क्या मतलब है? एक बीच की ऐसी फॉर्म बना ली जिसको जब दिन में जरूरत होगी तो उसको फटाफट से कन्वर्ट कर लेंगे मैलिक एसिड को। ठीक है, रात के टाइम पे जनरली क्या होता है, हमें क्या करना है कि CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज बनानी है। पर rather than forming glucose at the night,
डेजर्ट प्लांट्स ने क्या किया बेटा, डेजर्ट प्लांट ने CO2 को मैलिक एसिड में बना लिया। दिन के टाइम पे जब जरूरत होगी तो इसी मैलिक एसिड को दे विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज। किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, उसको ग्लूकोज में। ठीक है, अब मैंने ये बात आपको पहले भी बोली थी कि केमिकल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन कौन सी बेटा, फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन, दैट इज 6CO2 एंड it will be 12H2O. In the presence of light it will be converted into C6H12O6 plus 6O2, right, plus 6H2O। समझ में आई बात बेटा, ओवरऑल रिएक्शन क्लियर हुआ। चले आगे, चलो तो ये सब क्या है बेटा, ये सब है आपका लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट फेज के बारे में। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, CO2 की प्रेजेंस है, ग्रैनम है, क्लोरोप्लास्ट की आउटर इनर मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। थाइलाकॉइड में फॉस्फोराइलेशन जब होगा तो उसमें ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADPH की फॉर्म, ATP बनाएगा और NADPH बनाएगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा कहाँ पर, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। स्ट्रोमा में क्या होगा, केल्विन साइकिल होगी। स्ट्रोमा में जब केल्विन साइकिल होगी तो CO2 को यूज किया जाएगा, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। दिन के टाइम पे इसी ATP को यूज करके वापस क्या होगा बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। चलो, सो विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस हम सबको अब तक बात करके पता लगी होगी। सबसे पहला काम क्या है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा बेटा। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, जो कि जरूरी है किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए, राइट। उसके बाद में एनर्जी सोर्स का काम करेगा। एनर्जी सोर्स का काम क्यों किया, जो हमने खाना बनाया, ग्लूकोज बनाया, उसी ग्लूकोज को हम एनर्जी की फॉर्म में यूज करेंगे। उससे जो ATP बनाएंगे, NADPH बनाएंगे, उसको यूज करेंगे। The glucose produced provides energy and serve as a building block for growth in plants and algae, right? Foundation of food chains. Food chain क्या होता है बेटा, food chain क्या होता है, what is food chain? Chain is something जहाँ पे एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट कर रही है, एक चीज दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, 1 2 3 4 एंड इट कुड बी मल्टीपल नंबर्स जो एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात। फूड चेन का मतलब है खाने के लिए कनेक्शन है। खाने के लिए कनेक्शन का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, सब खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है। तो जो वो सीक्वेंस होगा खाने के ऊपर एक दूसरे के डिपेंड करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फूड चेन। विल डिस्कस एंड एनी फर्दर कमिंग क्लास, राइट। वो ये इकोसिस्टम में आएगा, इकोलॉजी में आएगा, हम उसमें पढ़ेंगे, राइट। सो जो प्लांट्स और एल्गे होते हैं, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम। व्हाई वी कॉल देम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इसलिए हैं क्योंकि ये मेन सोर्स हैं जो खाने को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बेस बनाएंगे फूड चेन का, कन्वर्ट करेंगे सोलर एनर्जी यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है वो कंज्यूम करेंगे। कौन बाकी ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे ये बात कर रहा है हेट्रोट्रॉफ्स की। हेट्रोट्रॉफ्स क्या, वो ऑर्गेनिज्म जो खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, उसको हमने क्या बोला था बेटा, हेट्रोट्रॉफ्स। Photosynthesis is crucial for life on Earth, influencing climate, supporting ecosystem and contributing to the global carbon cycle। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। तो अब तक हमने बात किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है, कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है और कैसे कैसे काम चलता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में विल टॉक अबाउट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मैं उसका ब्रीफ दे देती हूँ आपको कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि खाने के लिए हम किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो वो कौन सा मोड है, और अगर डेड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो कौन सा मोड है। ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी सराउंडिंग में देखते हो, ठीक है। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टडिंग द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके बारे में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी आएंगे हम, ठीक है। सो एज फार एज नाउ टेक केयर। अगर कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने आपसे 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, डू आंसर देम इन द कमेंट बॉक्स, देन विल सी कि कौन कौन अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। चलो, सो
टिल देन टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।